पढ़ेंगे इर्गोइड एल्कोइड्स या इर्गोइड डेरिवेटिव ड्रग के बारे में, यानी ड्रग जो एक्टिंग करती है यूट्रस पे। उसमें अपन ने फर्स्ट पढ़ा था ऑक्सीटोसिन के बारे में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। और चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। एर्गोइड एल्कोइड्स या एर्गोइड डेरिवेटिव जो एग्जाम्पल है इसमें वो क्या है, मिथाइल इर्गोमेट्रिन एंड इर्गोमेट्रिन। क्या है, मिथाइल इर्गोमेट्रिन एंड इर्गोमेट्रिन। मिथाइल इर्गोमेट्रिन इज मोर पोटेंट एंड प्रीफर्ड देन इर्गोमेट्रिन, यानी जो मिथाइल इर्गोमेट्रिन जो होता है ना वो ज़्यादा पोटेंट होता है, इसीलिए उसको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है इर्गोमेट्रिन की तुलना में। दे इंक्रीज स्ट्रेंथ, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अपर एंड लोअर यूट्रस। ये क्या करते हैं, जो अपर एंड लोअर यूट्रस जो होता है ना उसकी जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना उसकी जो स्ट्रेंथ, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी है उसको इंक्रीज कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व फंडस, बॉडी, सर्वाइकल सेगमेंट, यानी ये अपर एंड लोअर यूट्रस दोनों पे काम करते हैं, इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कहाँ कहाँ पे होता है, फंडस पे, बॉडी पे, सर्वाइकल सेगमेंट में। जबकि ऑक्सीटोसिन में अपन ने पढ़ा था कि वो केवल अपर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, लोअर यूट्रस पे वो अफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे इफेक्ट ऑन यूटेराइन स्मूथ मसल, यानी जो ये इर्गोइड होते हैं इनका यूटेराइन की स्मूथ मसल पे क्या इफेक्ट होता है। एज प्रेगनेंसी एडवांस, जैसे जैसे प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ता है, जैसे जैसे उसके वीक बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ही जो अल्फा रिसेप्टर जो होते हैं यूट्रस पे वो इंक्रीज हो जाते हैं। इंक्रीज ऑफ यूटेराइन सेंसिटिविटी टू इर्गोइड, यानी जो ये इर्गोइड होते हैं ये यूट्रस के अल्फा रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं, और जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है यूट्रस पे अल्फा रिसेप्टर की जो साइज है, जो नंबर है वो भी बढ़ते जाते हैं। तो जितने ज़्यादा अल्फा रिसेप्टर होंगे उतने ही ज़्यादा एर्गोइड वहाँ पे जाके बाइंड करेंगे और उतना ही ज़्यादा वो कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे। इन वेरी स्मॉल डोज रिदमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ यूट्रस, यानी अगर स्मॉल डोज दी जाती है इर्गोइड की तो ये रिदमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और रिलैक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी जो नॉर्मल जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है वो करवाते हैं, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को रिदमिक वे में करवाते हैं और रिलैक्शन करवाते हैं यूट्रस को एट हायर कंसनट्रेशन। अगर हाई कंसनट्रेशन दी जाएगी इर्गोइड की तो पावरफुल एंड प्रोलॉन्ग्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे, या अपन कह सकते हैं कि सस्टेन्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा हायर कंसंट्रेशन पे। प्रिपरेशन क्या क्या देखते हैं अपन इसके अंदर, तो जो इर्गोमेट्रिन होता है वो इंजेक्शन और टेबलेट फॉर्म दोनों के रूप में देखने को मिलता है। इंजेक्शन फॉर्म में जो इर्गोमेट्रिन आता है वो 0.2 mg या 0.5 mg का इंजेक्शन आता है, जिसे IV या IM दिया जाता है। IV जो दिया जाता है उसे डाइल्यूट करके दिया जाता है, और जो टेबलेट फॉर्म में जो आती है इर्गोमेट्रिन जिसको ओरली दिया जाता है वो 0.5 mg की टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मिथाइल इर्गोमेट्रिन जो होती है जो इंजेक्शन फॉर्म में जो आता है वो 0.2 mg का एम्पूल आता है, जबकि टेबलेट फॉर्म में देखें तो 0.5 mg या 1 mg की टेबलेट आती है जिसे ओरली यूज किया जाता है। और जो ये मिथाइल इर्गोमेट्रिन होता है ये माइग्रेन की कंडीशन में भी यूज करते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो मिथाइल इर्गोमेट्रिन होता है इसको अपन माइग्रेन की कंडीशन में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं सिंटोमेट्रिन। सिंटोमेट्रिन में क्या होता है, जो सिंटोसिन होता है ऑक्सीटोसिन का और प्लस एर्गोमेट्रिन इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन होता है, तो इसमें क्या 0.5 mg प्लस सिंटोसिन जो होता है ना वो 5 यूनिट होता है एम्पूल, यानी सिंटोसिन तो 5 यूनिट एम्पूल होता है और जो एर्गोमेट्रिन होता है वो 0.5 mg होता है, तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी इसके जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो कब कब होते हैं। अगर अपन इसे ओरली देखें तो इसका जो एक्शन है वो आने में कितना टाइम लगेगा, 15 मिनट, यानी 15 मिनट लगेंगे। IM अगर अपन रूप में देखें तो 5 मिनट में इसके एक्शन देखने को मिलेंगे। और अगर अपन IV देखें, IV हमेशा डाइल्यूट करके देना है, प्लेन नहीं देना है, विदाउट अपन को डाइल्यूट करके नहीं देना है एर्गोइड को हमेशा डाइल्यूट करके ही देना है। तो अगर अपन IV देंगे तो जो इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो कितना है 1 to 2 मिनट, यानी 1 से 2 मिनट। और हाफ लाइफ देखें तो जो हाफ लाइफ होती है वो 1 से 2 आवर होती है, जबकि ऑक्सीटोसिन में अपन ने पढ़ा था कि जो ऑक्सीटोसिन की जो हाफ लाइफ होती है वो 3 to 4 मिनट या मैक्सिमम अपन 5 मिनट मान सकते हैं, जबकि इर्गोइड की अगर अपन हाफ लाइफ देखें तो 1 से 2 आवर है।
नेक्स्ट अपन देखते हैं यूजेज या इंडिकेशन जो होता है ना इर्गोइड का, वो कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। फर्स्ट है इन पीपीएच, प्रोफाइलेक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पीपीएच, यानी पीपीएच की कंडीशन में पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए प्रोफाइलेक्सिस रूप में, और साथ ही पीपीएच को ट्रीटमेंट करने के लिए भी इर्गोइड का यूज किया जाता है। क्योंकि जो इर्गोइड डेरिवेटिव होता है उनका जो मेन जो फंक्शन होता है वो स्टॉप करना यूटेराइन ब्लीडिंग को, यानी यूटेराइन ब्लीडिंग को स्टॉप करना इनका मेन फंक्शन होता है। लेकिन कब, आफ्टर बेबी डिलीवरी या आफ्टर प्लेसेंटा एक्सप्लेशन के बाद में जो मेन फंक्शन है एर्गोइड डेरिवेटिव का वो स्टॉप करना यूटेराइन ब्लीडिंग को। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर आफ्टर एंटीरियर शोल्डर डिलीवरी, यानी जो थर्ड स्टेज की जो थर्ड स्टेज जो होती है ना लेबर की, उसके मैनेजमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। लेकिन कब यूज किया जाता है, आफ्टर एंटीरियर शोल्डर डिलीवरी, एंटीरियर शोल्डर डिलीवरी के बाद ही इसका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है यूज आफ्टर सीजेरियन सेक्शन या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी टू प्रिवेंट एटोनिक यूट्रस। एटोनिक यूट्रस क्या होता है कि ऐसा यूट्रस जिसकी टोन नहीं रहती, यानी जो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है यूट्रस की कॉन्ट्रैक्ट होने वाली वो कम हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है। तो ऐसे एटोनिक यूट्रस को प्रिवेंट करने के लिए सीजेरियन डिलीवरी के बाद में या इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी के बाद में, इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी फॉर एग्जांपल जैसे फोर्सेप्स डिलीवरी हो गई या वेंटोस डिलीवरी होगी, उसके बाद में यूट्रस को एटोनिक होने से, यानी उसके जो कॉन्ट्रैक्शन की जो कैपेसिटी उसको कम होने से प्रिवेंट करने के लिए जो ड्रग यूज की जाती है वो एर्गोइड डेरिवेटिव ही यूज की जाती है। नेक्स्ट है टू प्रोमोट करने के लिए इन्वॉल्यूशन इन मल्टीपेरा, यानी मल्टीपेरा वाली कंडीशन में इन्वॉल्यूशन को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ वेरिएंट एंजाइना, यानी जो वेरिएंट एंजाइना होती है उसको डायग्नोसिस करने के लिए यूज इन प्रोवोक्टिव टेस्ट, यानी वेरिएंट एंजाइना जो होती है उसके अंदर एक प्रोवोक्टिव टेस्ट किया जाता है, उसको डायग्नोसिस करने के लिए इसका भी यूज किया जाता है। वेरिएंट एंजाइना में क्या होता है कि जो पेन होता है वो किसके कारण होता है, स्पाज्म हो जाना इन कोरोनरी आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म हो जाने के कारण ये जो पेन देखने को मिलता है वो वेरिएंट एंजाइना के अंदर आता है, क्योंकि कोल्ड या स्ट्रेस की कंडीशन में। तो जो वेरिएंट एंजाइना होती है उसको डायग्नोसिस करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, प्रोवोक्टिव टेस्ट। उसी टेस्ट के अंदर जो प्रोवेक्टिव एजेंट के रूप में जो यूज किया जाता है वो मिथाइल इर्गोमेट्रिन या इर्गोमेट्रिन को यूज किया जाता है। और किस कंडीशन में किया जाता है कि जो वेरिएंट एंजाइना होती है उसको डायग्नोसिस करने के लिए कोरोनरी एंजियोग्राफी किया जाता है। तो कोरोनरी एंजियोग्राफी करने से पहले जो प्रोवोक्टिव एजेंट यूज किया जाता है वो मिथाइल इर्गोमेट्रिन या इर्गोमेट्रिन को यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे इनका कॉन्ट्रा इंडिकेशन था। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बिफोर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जैसा कि अपन ने इंडिकेशन में पढ़ा था कि जो इर्गोइड डेरिवेटिव होते हैं उसको आफ्टर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के बाद ही यूज करना है, और इसको आफ्टर डिलीवरी ही यूज करना है या एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी के बाद ही यूज करना है। इसीलिए इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या बिफोर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के पहले इसको यूज नहीं करना, उससे पहले ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। प्री एक्लेम्शिया एंड एक्लेम्शिया की कंडीशन में भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, क्योंकि प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया की कंडीशन में हाइपर टेंशन की कंडीशन देखने को मिलता है। और जो ये एर्गोइड डेरिवेटिव होता है इनका एक मेन रोल होता है कि ये क्या करते हैं, वेसो स्पाज्म करते हैं, यानी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं। तो ये हाइपर टेंशन को और फर्दर बढ़ा देंगे, इसलिए प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया की कंडीशन में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। नेक्स्ट सस्पेक्टेड प्यूरल प्रेगनेंसी, अगर सस्पेक्टेड प्यूरल प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन में भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। नेक्स्ट लीवर एंड किडनी डिजीज, लीवर एंड किडनी डिजीज में भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, क्योंकि जो एर्गोइड डेरिवेटिव होते हैं ये इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर के अंदर होता है, इसीलिए ये हिपेटोटॉक्सिक करते हैं। और इनका जो एक्सक्रिएशन होता है वो किडनी के जरिए होता है, यानी यूरिन के जरिए इनका एक्सक्रिएशन होता है, इसलिए ये किडनी डिजीज भी कर सकते हैं। इसलिए लीवर और किडनी डिजीज में इनको नहीं यूज करना है। नेक्स्ट है ट्विंस प्रेगनेंसी, ट्विंस प्रेगनेंसी में भी इनका यूज नहीं करना है। फॉर एग्जांपल कि ट्विंस प्रेगनेंसी है और फर्स्ट बेबी की डिलीवरी हो जाती है लेकिन सेकंड बेबी की डिलीवरी नहीं हो जाती और इसको यूज कर लिया जाता है, तो जो सेकंड बेबी है उसमें कॉम्प्लिकेशन लीड हो सकते हैं, इसलिए ट्विंस प्रेगनेंसी में भी इनका यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन या पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज होती है, वहाँ पे भी इसका यूज नहीं किया जाता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखना, कई बार पूछा जा सकता है, क्योंकि जो एर्गोइड डेरिवेटिव होते हैं ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करते हैं, इसीलिए हार्ट डिजीज में, हाइपरटेंशन में और पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज में इनका यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं साइड इफेक्ट कि इनके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट जो मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट होता है वो नोजिया वोमिटिंग होता है, क्योंकि ये क्या जीआईटी इरिटेशन करते हैं, ओरली इनका वो दिया जाता है और जिनका अब्जॉर्प्शन होता है वो जीआईटी के जरिए होता है, इसलिए जीआईटी को डिस्टर्बेंस करते हैं, इसलिए जो कॉमन साइड इफेक्ट जो होता है इनका नोजिया वोमिटिंग होता है। उसके अलावा ये एमआई को लीड कर सकते हैं, क्योंकि
ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करते हैं, जिस कारण से जो ब्लड वेजल्स होती है उसको भी ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, तो जो ब्लड सप्लाई वो इंटरप्ट हो जाएगी, हार्ट के अंदर भी ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी, जो हार्ट की जो मसल होती है वहाँ पे भी ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी, क्योंकि इनका काम होता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करना, इसलिए ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कंडीशन को भी लीड कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक साइड इफेक्ट और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन सो लीड टू राइज इन बीपी, क्योंकि ये हाइपरटेंशन करते हैं, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, इसलिए बीपी को लीड करते राइज करने में। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग्ड यूज में रिजल्ट इन गैंग्रीन फॉर्मेशन, अगर अपन इसको लंबे टाइम तक यूज करेंगे, यानी जो वुमेन है उसको लंबे टाइम तक यूज करेगी या कोई भी क्लाइंट इसका लंबे टाइम तक कंज्यूम करेगा, तो ये क्या गैंग्रीन फॉर्मेशन को लीड कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि इनका एक्शन होता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करना, वेसो स्पाज्म इसका एक्शन होता है ब्लड सप्लाई को इंटरप्ट कर देती है, इसलिए आगे जाके ये गैंग्रीन फॉर्मेशन को लीड करती है। प्रोलॉन्ग्ड यूज इन परप्यूरियम में इंटरफेयर विद लैक्टेशन या डिक्रीज मिल्क सिक्रेशन बिकॉज इट कैन केज डोपामिनर्जिक एक्शन, यानी ये क्या करती है कि डोपामिनर्जिक एक्शन करती है, इसीलिए अगर लंबे टाइम तक इसका यूज किया जाएगा परप्यूरियम पीरियड के अंदर तो ये लैक्टेशनल फेलियर करती है, यानी जो मिल्क का जो सिक्रेशन होता है उससे कम कर देती है, यानी जो प्रोलैक्टिन होता है उसको इनहिबिशन करती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप याद रखना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि इर्गोमेट्रिन शुड नॉट बी यूज ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। इंपॉर्टेंट है कि इर्गोमेट्रिन को कभी भी फर्स्ट और सेकंड स्टेज जो होती है लेबर की उस दौरान यूज़ नहीं करना चाहिए, और बिफोर थर्ड स्टेज जो होती है मैनेजमेंट की लेबर के दौरान, उसके दौरान भी इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। इसको आफ्टर थर्ड स्टेज जो होती है लेबर की, आफ्टर प्लेसेंटा डिलीवरी, आफ्टर बेबी डिलीवरी, आफ्टर एंटीरियर शोल्डर डिलीवरी के बाद में इसको यूज करना है। नेक्स्ट क्या क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। असेस बीपी पल्स एंड रेस्पिरेशन, बीपी और पल्स और रेस्पिरेशन को मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट करती है, बीपी को बढ़ाती है, हाइपरटेंशन करती है, इसलिए बीपी को मॉनिटर करते रहना है। एडमिनिस्टर ओरली या आईएम डीप, यानी इसको ओरली भी दे सकते हो और आईएम भी देना है तो डीप आईएम देना है। इमरजेंसी कार्ड रेडिली अवेलेबल, जो इमरजेंसी कार्ड होता है वो रेडिली अवेलेबल होना चाहिए। मोस्टली जब इसको आईवी दिया जाता है और अगर इसको बिना डाइल्यूट किया जाएगा तो ये मोस्ट डेंजरस कंडीशन को लीड कर सकती है। जब भी इसको आईवी देना है तो इसको डाइल्यूट करके ही देना है, आईएम देना है तो डीप आईएम देना है और ओरली देना है। एडवाइज करना है पेशेंट को टू रिपोर्ट फॉर इंक्रीज ब्लड लॉस, अब्डोमिनल क्रैम्प, हेडेक, स्वेटिंग, नोजिया, वोमिटिंग, अगर ये सारी कंडीशन पेशेंट को देखने को मिलती है तो पेशेंट को एडवाइज करना है कि अगर ये सब सिम्टम्स में देखने को मिलते हैं तो उसको रिपोर्ट करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। इवालुएट फॉर डिक्रीज ब्लड लॉस, इवालुएट करना है कि डिक्रीज ब्लड लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी ड्रग इफेक्टिव है या नहीं है। थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले।